Now we are going to discuss about the base. कौन सी स्पीसीज़ बेस है, इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और रिएक्शन मैकेनिज़्म में, स्पेशली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, इसके रोल को समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पहले हम लोग किस स्पीसीज़ को बेस कहते हैं, वो स्पीसीज़ कब बेस होगी, कब उसकी स्ट्रेंथ एज ए बेसिक ज़्यादा होगी, कब कम होगी, वो कौन सी कंडीशंस होंगी, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बेस को समझते हैं और फिर उसकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन समझते हैं। तो बेस उस स्पीसीज़ को बोलेंगे जो OH माइनस डोनर होगा, ऐसा अरीनियस बोलता है। ये अरीनियस का कॉन्सेप्ट है कि OH माइनस डोनर इन वाटर में जो OH माइनस को देगा, OH माइनस फर्निश करेगा इन वाटर, दैट विल बी बेस अकॉर्डिंग टू अरीनियस। H प्लस एक्सेप्टर होगा, उसे भी हम बेस बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड की डेफिनेशन बोलती है कि जो स्पीसीज़ H प्लस एक्सेप्ट करे उसे हम बोलेंगे बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स जो होंगे उन्हें हम बेस बोलेंगे। सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू लुईस कहता है कि वो स्पीसीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं उन्हें हम बेस बोलेंगे। एज एग्ज़ाम्पल, अगर NaOH को वाटर में डालेंगे तो ये हमें फर्निश करेगा Na प्लस प्लस OH माइनस। तो इन वाटर NaOH फर्निश कर रहा है OH माइनस, तो अकॉर्डिंग टू अरीनियस ये हो जाएगा बेस। नेक्स्ट, अमोनिया को अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये H प्लस को डोनेट कर सकता है। अगर ये एसिडिक मीडियम में है तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को डोनेट कर देगा और चेंज हो जाएगा NH4 प्लस में अमोनियम आयन में। अमोनिया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ हो गई। BF3 जब एमोनिया किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ के साथ आएगा तो उसे लोन पेयर डोनेट करेगा, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है BF3 को, तो ये बेस है ऐसा लुईस के अकॉर्डिंग। तो ये बेस हो गया और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखा रहे हैं। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री में जब कोई भी हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम कोवैलेंट मानते हैं। कोई भी उसे डोनेट कर रहा हो, कोई भी रिसीवर हो, उसे हम कोवैलेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसे हम ऐसे शो करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड से, और ये हो जाएगा डोनर के ऊपर पॉजिटिव और एक्सेप्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज शो कर देंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं शो करेंगे, मॉडर्न वे में हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड शो करेंगे। मॉडर्न वे में हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड शो करेंगे जब भी हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई भी बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि अमोनिया के केस में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकता है और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी कर सकता है। तो ये अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड भी एसिड है और लुईस भी इसको एसिड कहता है।
तो ये ब्रॉन्स्टेड एज वेल एज लुईस एसिड। तो बेस उसे बोलेंगे जो H- फर्निश कर सके वाटर में, H+ एक्सेप्टर हो या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हो। अब बेस के लिए स्केल वाइज इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसकी वैल्यूज़ को, तो इसके लिए फर्स्ट है Kb वैल्यू एंड सेकेंड वन इज़ pKb वैल्यू। तो इस Kb की वैल्यू से हमें ये आइडिया लेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। अगर किसी स्पीसीज़ की Kb वैल्यू ज़्यादा है तो दैट विल बी मोर बेसिक। Kb और pKb के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। pKb इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Kb, मीन्स अगर pKb की वैल्यू कम होगी तो ये बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी। Kb की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो मोर बेसिक, pKb की वैल्यू अगर कम होगी तो मोर बेसिक। Kb और pKb में इन्वर्स का रेशियो है, pKb इक्वल्स टू माइनस लॉग Kb। तो pKb अगर ज़्यादा है, pKb अगर ज़्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, pKb अगर कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब किसी स्पीसीज़ को हम ये कैसे चेक करेंगे कंपैरेटिवली कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक बेस है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। अब इसके अंदर वर्किंग लाइन हम लोगों का क्या होगा, क्या थॉट प्रोसेस होगा। अगर बेस है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा या H+ एक्सेप्ट कर रहा होगा। यानी बेस कोई निगेटिव स्पीसीज़ होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा या H+ एक्सेप्ट कर रहा होगा। अगर वो निगेटिव स्पीसीज़ है, मीन्स एनायन है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और H+ एक्सेप्टर है बेस, तो ये एनायन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कब होगा या H+ एक्सेप्टर कब होगा। अगर ये एनायन स्टेबल होगा, और अगर ये स्टेबल होगा क्या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने जाएगा। भाई स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने क्यों जाएगा। तो एनायन अगर स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने नहीं जाएगा। अगर ये स्टेबल है तो H+ एक्सेप्ट करने नहीं जाएगा। तो जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना ही वो ये काम नहीं करेगा, और ये काम नहीं करेगा तो वो बेस कम होगा। तो जितना ज़्यादा तो एनायन जितना स्टेबल उतना ही वो वीक बेस, मींस स्टेबल एनायन वीक बेस। सिंपल सा फंडा, ऑलवेज इसे ध्यान रखेंगे। स्टेबल एनायन वीक बेस। अब स्टेबल एनायन है यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा या H+ को एक्सेप्ट करेगा। अब अगर ये स्टेबल होगा तो ये ऐसा नहीं करेगा, तो ये वीक बेस हो जाएगा। मींस स्टेबल एनायन वीक बेस, जस्ट वन स्लोगन फॉर बेसिक कैरेक्टर, स्टेबल एनायन वीक बेस। किसी भी स्पीसीज़ को हमें चेकआउट करना है, उसके एनायन को हम देख लेंगे। अगर उसका एनायन अनस्टेबल है तो वो स्पीसीज़ बेसिक स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होगी। अब अगर हमें बेसिक स्ट्रेंथ के लिए बात करनी है तो हमें एनायन को देखना पड़ेगा। क्या फंडा है, स्टेबल एनायन वीकर बेस। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, स्टेबल एनायन वीकर बेस।
तो एनायन की स्टेबिलिटी को कैसे समझेंगे? इन एनायन की स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहला जो फैक्टर होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ दैट एटम विच कैरीज निगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उस एटम की अगर ज़्यादा होगी जो निगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है, तो निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल होता है। भाई मोर इलेक्ट्रॉन जैसा उसका नेचर है वैसा वो चार्ज है, तो जितना ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव उसके ऊपर चार्ज उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। और ये फंडा हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट। सेकेंड, साइज़। साइज़ अगर ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज को कैरी कर पाएगा। मींस जितना ज़्यादा साइज़ होगा चार्ज उतना ही ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगा, जितना ही चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगा उतना ही स्टेबल स्पीसीज़ होगी। हमेशा चार्ज डिस्पर्जल स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो साइज़ ज़्यादा, डिस्पर्जल ज़्यादा तो स्टेबल ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा साइज़ उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। किसकी स्टेबिलिटी की बात हम लोग कर रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। अगर हमें स्पीसीज दी हुई है CH3-, NH2-, OH- और F-। एटम्स को देखें जो निगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, ये पीरियड के एलिमेंट हैं, सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं और लेफ़्ट टू राइट अरेंज हैं। तो जैसे हम इधर को बढ़ेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से फ्लोरीन की तरफ बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा? एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरफ जब हम आते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी मीन्स अगर हम स्केल के टर्म में बोले तो Kb वैल्यू कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन उतना वीक बेस। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। फ्लोरीन F-, Cl-, Br- और I-। तो I का साथ ज़्यादा होगा तो निगेटिव चार्ज के साथ ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरफ आने पे हमारा जो ऑर्डर आएगा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का जो ऑर्डर आएगा वो इंक्रीज़ करेगा इस तरफ आने पर, और जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी डिक्रीज़ करेगी। मींस Kb वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। मतलब पीरियोडिक टर्म में अगर हम ये देखें तो लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाने पर डिक्रीज़ करेगी और ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप में डिक्रीज़ करेगी बेसिक स्ट्रेंथ। तो स्टेबल एनायन, वीकर बेस, और लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में चलने पर क्या होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगा। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ को स्केल के टर्म में Kb की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर साइज़ क्या होगा?
इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज करेगी, बेसिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, मीन्स Kb वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब एग्जांपल देखते हैं, अगर हमें चेकआउट करना है, स्पीसीज दी हुई है OH- और SH-, कौन सा स्टेबल एनायन होगा? स्टेबल एनायन OH- और SH- में कैसे देखेंगे? अगर जो एटम चार्ज को कैरी कर रहा है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है, तो ये तो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिसका साइज़ ज़्यादा देखेंगे। ऑक्सीजन और सल्फ़र, सल्फ़र नीचे है, साइज़ ज़्यादा है, तो SH- तो ये किसका ऑर्डर आ जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बेसिक स्ट्रेंथ का। अब OH- और NH2- में अगर चेकआउट करें, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का एलिमेंट है, ये 16 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 16 ग्रुप का एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ज़्यादा, तो OH- क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, OH- की स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज़्यादा हो जाएगी। और अगर इसका बेसिक करेक्टर हम लोग देखेंगे तो जो स्टेबल एनायन होगा वो वीकर बेस होगा। ओके, मीन्स Kb वैल्यू का ये ऑर्डर है और ये स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का ऑर्डर है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स वी विल डिस्कस ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस बेसिस। ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस बेसिस में पहला आता है हमारा एलिफैटिक एमीन्स। इसमें हमारे आते हैं प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन। एरोमेटिक अमीन्स जिन्हें हम जनरली एनिलीन बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन लगा हुआ है, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होता है। थर्ड वन हम देखेंगे एमिडीन्स। एमिडीन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एरोमेटिक बेसिस होते हैं, ऑर्गेनिक एरोमेटिक बेसिस होते हैं। जनरल फार्मूला इनका होगा दिस वन, तो इन्हें बोलते हैं एमिडीन्स। नेक्स्ट वन एमाइड्स, RCONH2। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ कंजुगेशन की कंडीशन बन रही है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ कंजुगेशन में रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर ज़्यादा रहेगा। मोस्टली लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ होगा, और जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ निगेटिव चार्ज होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और ज़्यादा स्टेबल एनायन तो वीकर बेस, तो एमाइड्स क्या हो जाएंगे? वीक बेस हो जाएंगे। इन चारों में कंपैरिजन अगर करेंगे तो फोर्थ हमारा जो हो जाएगा वो सबसे वीक हो जाएगा, और सबसे जो स्ट्रांग है वो एमिडीन्स होते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट वन एंड नेक्स्ट सेकेंड। एरोमेटिक एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स ज़्यादा होते हैं एरोमेटिक एमीन से बेसिक। तो एमाइड्स क्यों होते हैं सबसे कम बेसिक? क्योंकि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में है और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, उसके साथ ज़्यादा लोन पेयर रहेगा और ये स्टेबिलिटी देगा मॉलिक्यूल को, और ये वीक बेस होगा। और अब इनको हम लोग सीक्वेंस में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा बेस के लिए कॉन्सेप्ट था।